हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के बीच में खास करके कांग्रेस के बीच में रोष है। उनका कहना है कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है वह निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, जो कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में ईवीएम को लेकर कोई ना कोई राज जरूर है। अब जैसे कि महाराष्ट्र और झारखंड के बीच में चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहां पर भी विपक्ष को एक संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ईवीएम के द्वारा खेल हो। इस विषय को लेकर जहां विपक्ष परेशान है, जहां कांग्रेस ये मानती है कि उसकी हार में ईवीएम का काफी बड़ा रोल है, वहीं उनको ये भी लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के स्लीपर सेल कांग्रेस के बीच में मौजूद हैं, उनके कारण भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। क्या कांग्रेस को कमजोर करने में उसके सहयोगी दल की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? इसी को लेकर हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता जेके शर्मा से बातचीत की, जो राजनीति के ऊपर हमेशा कड़ी नजर बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं क्या कहा जेके शर्मा जी ने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनशक्ति राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरेंद्र कौशल। आज हम आपको ऐसे विषय से अवगत कराएंगे कि आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि राजनीति में क्या चल रहा है। हरियाणा के चुनाव हुए, अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा के बीच में कांग्रेस की मुख्य हार का कारण क्या। मुख्य हार का कारण था कि जो कांग्रेस के बीच में आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के जो स्लीपर्स है, जिनकी वजह से कि हरियाणा के बीच में कांग्रेस को जीती जिताई बाजी हारनी पड़ी। और महाराष्ट्र के बीच में चुनाव है, वहां पर भी ऐसा ही देखा जा रहा है। एक व्यक्ति, एक नेता जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जुड़े रहे, जो पूरी यात्रा के बीच में साथ में रहे, समझ गए होंगे आप कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। और उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर बहुत बढ़ चढ़ कर कहा कि हरियाणा के बीच में राहुल गांधी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, राहुल गांधी जी की लहर है, कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस का तूफान है, कांग्रेस की सुनामी है। ये सब कहने के लिए उनको किसने कहा, किसके कहने पर ये सारी बातें कही गई, ये सब एक सोचने का विषय है। आज स्थिति ये आ चुकी है कि वह नेता महाराष्ट्र में गए और वहां की जनता जो कि जान चुकी है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, उनकी वहां पर धक्का मुक्की की गई, उनकी यहां तक पटाई तक करने की नौबत आई। लेकिन वहां पर उनको जो है जनता को समझ आ गया और उन नेता को भी समझ आ गया कि अब यहां पर दाल करने वाली नहीं है। जिस पार्टी का हम अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, वहां पर 1% वोट का प्रतिशत भी वोट उनके पास नहीं है, लेकिन वहां पर वो 12 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। झारखंड के बीच में तेजस्वी यादव, जिनका कि 2019 के बीच में एक विधायक था, वो भी वहां पर 12 सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस के वहां पे 16 विधायक हैं और वो 20 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सारी मेहनत वहां पे किसने की? हेमंत सोरेन ने, उनकी पत्नी कमल सोरेन ने। लेकिन वहां पर तेजस्वी यादव क्यों 20 सीटें मांग रहे हैं, 12 सीटें मांग रहे हैं? क्या कारण है? क्या तेजस्वी यादव किसी दबाव में आ चुके हैं? अखिलेश यादव, जो कि लोकसभा इलेक्शन के बीच में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरे, वो क्यों महाराष्ट्र के बीच में 12 सीटें मांग रहे हैं? ये सारी विषय जो है, ये एक सोचने के विषय है। क्या पर्दे के पीछे कोई डील चल रही है? क्या कांग्रेस को कमजोर की जाने की साजिश की जा रही है? यदि कांग्रेस कमजोर हो जाती है तो मेरा दावा है, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि जैसे कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी खत्म करी जा रही है, बहुत जल्द जो है ना अखिलेश जी की पार्टी रहेगी, ना तेजस्वी जी की पार्टी रहेगी, ना कोई और क्षेत्रीय दल रहेंगे। धीरे धीरे सब दल खत्म हो जाएंगे अगर कांग्रेस कमजोर होती है। अगर सब क्षेत्रीय दलों को मैदान में रहना है, अपने आप को सर्वाइव करना है, तो कांग्रेस को मजबूत करना होगा, कांग्रेस को कमजोर नहीं करना होगा। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो इस समय राजनीति में चल रहा है,
कांग्रेस को कमजोर किए करे जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेजस्वी यादव, जिनका कि झारखंड के बीच में कोई वोट आधार नहीं है, फिर भी वो 12 सीटों की मांग कर रहे हैं। क्या जो उनके ऊपर लैंड को लेकर जो उनके ऊपर घोटाला चल रहा है और सीबीआई और ईडी का जो उनके ऊपर दबाव है, क्या ये इसलिए किया जा रहा है? अगर तेजस्वी यादव इस प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं तो भविष्य के बीच में उनके परिवार में से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा और उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे जेके शर्मा जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। सर नमस्कार। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो राजनीति है इसमें किस तरफ जा रही है, देश किस तरफ जा रहा है जी, इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस का हार का मुख्य कारण जो है उसके बीच में जो आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल है वो है। देखिए, ऐसा संभव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा संभव हो सकता है। जहां तक हरियाणा की बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की डेट में जो सर्वे आते हैं वो साइंटिफिक होते हैं। बहुत कम ऐसे समय हमने देखे हैं जहां पर उन सर्वों को नकारा गया है या वो सर्वे जो है वैज्ञानिक रूप की वैज्ञानिकता की कसौटी पे खरे नहीं उतरे हैं। हरियाणा में क्लियर दिखाया जा रहा था कि स्पष्ट था कि भाई कांग्रेस का बहुमत है, लेकिन किन्हीं कारणों से बहुमत नहीं आएगा। बात ये नहीं कि बहुमत आया कि नहीं आया, बात ये है कि इंट्रोस्पेक्शन पार्टी ने किया है कि नहीं किया, वो एक बात होती है। जैसे आपसी झगड़ा जो देखने को मिला था कि वो उसका एक कारण था, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, कैसे संगठनात्मक, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जहां पर आपको जनता के द्वार पे जाना पड़ता है वहां पर बूथ लेवल का जो संगठन होता है, जो संगठनात्मक मजबूती बहुत जरूरी होती है। कांग्रेस ने वहां पे क्या काम किया या आने वाले समय में क्या सबक सीखा, वो एक बात है। नंबर दूसरी बात, जहां आपने बात करी अखिलेश यादव और जो तेजस्वी यादव जी की जो झारखंड में अपने वोट शेयरिंग के बेस, जो अपने सीट शेयरिंग के जो है हिस्सा जो है एक बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं, बावजूद उसके कि उनकी योग्यता वहां पर वो नहीं है। आप एक चीज को समझिएगा, कांग्रेस को आज निकल अपने बलबूते पे खड़ा होना पड़ेगा, इनका साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी सपा के बलबूते पे चले या किसी आरजेडी या बीजेडी या जो भी XYZ क्षेत्रीय दल है इनके बलबूते पे पड़े। आपको एक चीज याद रखिएगा कि ये जो जितनी समाजवाद की पौध है या समाजवाद के जो वायरस जितने निकले हैं, ये सारे किसके अगेंस्ट निकले थे? ये सारे कांग्रेस की मुखालफत करके निकले थे। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि आज निकल ये लोग आपके लिए खतरनाक होंगे, क्योंकि इनका कोई दीन ईमान नहीं होता है। मैं इस मामले में बीजेपी का जो है, मैं बीजेपी की बुरी बुरी प्रशंसा करूंगा कि चाहे उनके स्लीपर सेल के रूप में या किसी भी तरह से उनके कार्यकर्ताओं ने जो अपना कौशल दिखाया है, चाहे दूसरे के मिलकर, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी पार्टी के प्रति सिद्ध करी है। ऐसी एक व्यवस्था को कांग्रेस को भी जो है अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। कारण उसका क्या है, आपकी पार्टी, आपकी वफादारी पार्टी और देश के प्रति होनी चाहिए। तो बीजेपी का, जहां तक बीजेपी का सवाल है, उनके कार्यकर्ताओं ने अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया, चाहे स्लीपर सेल के रूप में निभाया हो, चाहे एजेंट अपने बीजेपी के एजेंट के रूप में निभाया। लेकिन मैं एक बात कहूंगा आपको है कि जो कांग्रेस को एक चीज सोचनी पड़ेगी, जो लोग ये आपके हाथ पीछे बांधे के खड़े रहते थे, जिनकी इतनी हैसियत नहीं होती थी कि कहीं पर वो कहीं स्टैंड कर रहे हैं कांग्रेस के सामने, आज यदि वो आपकी बगल में आके खड़े हुए हैं, वो भी वो आदमी जो योग्यता विहीन है, तो उसको कांग्रेस को एक बार सोचना पड़ेगा और उसको अपनी पुरानी विचारधारा पर ही बल देना पड़ेगा। और अपने बलबूते पे एक राष्ट्रीय पार्टी, आज भी उसका जनाधार सबसे ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो उसको अपने बलबूते पे आगे चलना चाहिए। और वो आज निकल 100% यदि वो अपना आत्मचिंतन करेगी और सुधारात्मक प्रयास करेगी तो वो आज निकल सत्ता के शिखर पर पहुंचेगी। सर, जैसे कि भी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के जितने नेता जेल में थे, उनको जब इलेक्शन आया तो धीरे धीरे करके सबको जमानत मिल गई। पहले मनीष सिसोदिया बाहर आए, फिर केजरीवाल जी की जमानत हो जाती है, सत्येंद्र जैन जी की जमानत हो जाती है, और जो केजरीवाल जी हैं, जो उन्होंने अपना एक रोल अदा किया हरियाणा के बीच में, 1.9% वोट प्रतिशत मिला उनको, वोट प्रतिशत उनके हिस्से आया और 85 सीटों के ऊपर उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन उन्होंने 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, ठीक है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सारी एक जो साजिश है वो कांग्रेस को हराने के लिए वहां पे की गई? अगर हम देखें, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो वोट प्रतिशत में जो डिफरेंस है जिसकी वजह से कांग्रेस हारी, वो इतना ही बनता है।
तो आपको नहीं लगता कि ये सारी एक सेटिंग के तहत हुआ है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आप मुझे बताइए ना, इससे पहले क्योंकि मैं हमेशा से हर बार मैंने ये कहा है कि इतिहास से आपको सबक लेना चाहिए। गुजरात के अंदर केजरीवाल जिनकी जमीन नहीं थी, उन्होंने वहां पर चुनाव किए और वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी, कभी कभी क्या होता है, आप युद्ध अपनी वीरता से ज्यादा दूसरे की कायरता की वजह से जीतते हैं। तो ये कारण यही था कि केजरीवाल साहब ने वोट काटे, उस सेंटीमेंट को भी कुछ ना कुछ उनको जो कांग्रेस को डैमेज करने में सफल रहे। क्योंकि क्या था, अगर आपने सब देखे समाचार पत्रों के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, तो जो ये लहर चल रही थी, जो सेंटीमेंट था, जो लोगों का झुकाव था, वो कांग्रेस की तरफ था। भारतीय जनता पार्टी जुझारू कार्यकर्ता और सत्ता में होने की वजह से उन्होंने कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में स्पेशली शीर्षस्थ जो नेतृत्व था उनके अंदर जो है उन्होंने फूट डाली। उसके साथ में एक और चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर विशेष बल दिया वो उन्होंने मीडिया पे दिया और अपने प्रवक्ताओं पे दिया। कांग्रेस के पास आज की डेट में कोई भी ऐसा अच्छा प्रवक्ता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने रुक जाए, स्पेशली सुधांशु त्रिवेदी जैसे। तो इसका इनको नुकसान हुआ। केजरीवाल इसके माध्यम थे 100%। यदि केजरीवाल खड़े नहीं होते तो आज स्थिति दूसरी होती। कांग्रेस को मेरा एक सुझाव रहता है, कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि अगले आने वाले समय में कि ऐसे लोगों से जो पार्टी के लिए आने रूप से यदि घातक साबित होते हैं तो उनसे दरकिनार रहे और उनको उनकी सही जगह बताने के लिए प्रयास करें, ना कि उनको गले लगाए। सर, जैसे कि अभी मीडिया में भी चल रहा है और सुनने में भी आ रहा है कि हमें भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जो राहुल गांधी है, अब उन्होंने जो है महाराष्ट्र की जो कमान है अपने हाथ में ले ली है। वो चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र का चुनाव वो उनके नेतृत्व के बीच में लड़ा जाए। और जैसे कि वहाँ पे गठबंधन जो है अभी, अगर आज की डेट में हम बात करें तो बहुत मजबूत है। और उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो है पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जो राहुल गांधी ने अब अपने हाथ में लिया है, और वहां पे जैसे मैं बात कर रहा था कि योगेंद्र यादव जी के, और उन्होंने वहां पर वही एजेंडा चलाने की कोशिश की जो कि उन्होंने हरियाणा में किया था, कि बढ़ चढ़ कर वैसे ही उल्टी सीधी तारीफ करके, उल्टे सीधे बयान करके जो है वहां पर पूरी उन्होंने साजिश रची, जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हारी। और वहां पे अभी जबकि बार गए तो वहां पे जनता ने उनको खदेड़ दिया। तो क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी जी ने ये कमान अपने हाथ में लिया और जो जनता समझ चुकी है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल कांग्रेस के बीच में है या दूसरी पार्टियों के बीच में रह के काम कर रहे हैं, इसका क्या असर रहने वाला है? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि सरदार को हमेशा जो है, हमेशा याद रखिए, कप्तान को हमेशा फ्रंट से लीड करना होता है और कप्तान भी उसी आदमी को बनाया जाता है जो सबसे योग्य होता है, जो हर परिस्थिति का सामना कर दे। ये बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी इतनी बड़ी देश की पार्टी का जो है मुखिया होने के नाते उसको फ्रंट से लीड कर रहे हैं। इसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। जहां तक योगेंद्र यादव जैसे ये दुत्कारे हुए आदमी है, इनका जीवन में देखिए, पत्रकार के रूप में असफल रहे, जब पार्टी में गए वहां से लात मार के बाहर निकाला गया। तो ये क्या है, पिलर टू पोस्ट भागने वाले की इस दरवाजे से दूसरे दरवाजे, इनकी ना तो कोई आत्मसम्मान है, ना इनके पास कोई आत्मचिंतन है, ना इनके पास कुछ नहीं है। ये दुत्कारे हुए, लात मारे हुए और तिरस्कृत आदमी हैं। तो इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं तो उन चैनल वालों पे भी दया आती है जो लोग इनको जो है अपने इंटरव्यूज में जगह देते हैं और इनके विचारों से कहते हैं इनके पास क्या विचार है। ये तो विचारहीन आदमी है। जो आप ये बताइए ना कि क्या विचार है इनके पास। पत्रकारिता में गए, वहां से छोड़ के भागे, पार्टी में लात मार के भगा दिया, और जो कहीं पे भी जाते हैं तो अपनी डकली बजाते हैं और रात कुछ और गाते हैं, बात कुछ और होती है। तो इनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। तो जिनका कोई स्टैंड नहीं, उनको करके क्या करोगे आप? उनका तो कुछ भी जो है साथ नहीं देना चाहिए, ना उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। सर, जैसे कि अभी एलन मस्क जो कि कंप्यूटर के जानकार हैं, जिनसे बड़ा की कहते हैं कि इसका कोई ज्ञाता ही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि जो ईवीएम है ये हैक हो सकती है। टेक्नोलॉजी का युग है, इसको हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अमेरिका के बीच में 40 जो हैकर थे जिन्होंने कि ईवीएम को हैक करके भी दिखाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम इस ईवीएम के ऊपर गाने तक चला सकते हैं। तो सर, जैसे कि अब हमारे देश के बीच में ईवीएम का एक बहुत बड़ा रोल है और उसको लेकर कई बार विपक्ष आवाज उठा चुका है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने भी किसी समय पर आवाज उठाई थी कि ईवीएम जो है इसके पर विश्वास नहीं किया जाता, इससे कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो ये कहते हैं कि नहीं, ईवीएम जो है इसको इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ये टेम्पर प्रूफ है, इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। तो सर, जब हर एक जगह से बात की जा रही है और कोई भी जो विकसित देश है वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो जैसे अभी भी इस बात को लेकर कई सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता जिन्होंने कि इसका विरोध किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ईवीएम नहीं खत्म होती है तो हम कैसे सोच सकते हैं कि चुनाव
निष्पक्ष होंगे। जैसे कि हरियाणा में भी देखा गया, बहुत जगह पर ऐसी ईवीएम भी पकड़ी गई जो कि 99% चार्ज थी, और कई जगह से आरोप लगे, कई इलेक्शंस में भी आरोप लगे कि ईवीएम के द्वारा ही जो चुनाव जीता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे पूरी तरह से जो है इसके बीच में छेड़छाड़ कर रही है और उसी की वजह से चुनाव जीते जा रहे हैं, जिसमें कि चुनाव आयोग भी लिप्त है। तो आप क्या समझते हैं कि जो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, क्या उसका परिणाम भी हरियाणा जैसा निकलेगा या कोई डिफरेंट रहेगा? देखिए, जहाँ तक ईवीएम की मैनिपुलेशन की उसमें छेड़छाड़ का बात है, एक बात को हमें समझना चाहिए। हम सब ने, जितने भी हमारे 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, उन्होंने एक व्यवस्था को समर्पित किया। हम एक संविधान को मानने वाले आदमी हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, मुझे नहीं पता उन अधिवक्ताओं के पास कौन सी डिग्री है, कौन सी एक्सपर्टीज है, जो कोर्ट से बाहर ये हल्ला मचाते हैं कि ईवीएम को हैक हो सकते हैं। ईवीएम यदि हैक हो सकती है तो मैंने पीछे भी कहा था कि इसको वैज्ञानिक कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। आपकी एक प्रक्रिया है, आप चुनाव से पहले बहुत हल्ला मचाते हो, लेकिन चुनाव आते आते या उसके बाद जैसे मुद्दा दब जाता है तो उसके बाद आप शांत हो जाते हो। इससे आपकी मंशा पे सवाल उठते हैं। यदि ये त्रुटिपूर्ण मशीन है तो इस मशीन का वैज्ञानिक कसौटी पे इसको खरा उतरना चाहिए। एक प्रक्रिया है, इसकी चुनौती दी जानी चाहिए, इसको जो है टेस्टिंग होनी चाहिए खुलेआम। यहाँ नहीं, अगर आपकी जो इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो इलेक्शन कमीशन कोई अथॉरिटी, संपूर्ण अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान की एक विशेषता है कि एक आदमी दूसरे पे डिपेंडेंट, कोई भी जो है अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। आप इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, वहां पर इसको जो है जाना पड़ेगा। पिछले भूतकाल में भी ये सुप्रीम कोर्ट में ये विषय वस्तु बनी थी कि ईवीएम सत्यापित है कि नहीं है, तो इसको आपको वैज्ञानिक कसौटियों पे खरा उतारना पड़ेगा। अदरवाइज आप चुनाव के बाद अगर कहते हैं ना खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहावत साबित हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हैक हो सकती है कि नहीं हो सकती, एलन मस्क ने किस संदर्भ में इस बात को कहा है ये दूसरी चीज है, लेकिन अगर ये ईवीएम हैक हो सकती है तो आपको इस युद्ध को मन से, और जब तक इसका निर्णायक अंत नहीं होता है, जब तक इसको लड़ना पड़ेगा। इससे कुछ नहीं होगा। आप हल्ला मचा के बैठ जाते हो, आप कहते हो ईवीएम गलत है, ये गलत, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो चुन गया वो तो चुन गया, इलेक्शन तो खत्म नहीं होना। तो इस बुराई को, इस वायरस को आपको खत्म करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण युद्ध लड़ना पड़ेगा, और वो युद्ध जब तक जारी रखना चाहिए आपको, या जब तक की जो है एक उसका तर्कपूर्ण, एक वैज्ञानिक रूप से उसका उत्तर ना मिल जाए। अभी जैसे शर्मा जी ने बताया कि यदि अगर विपक्ष चाहता है कि ईवीएम से चुनाव ना हो और ईवीएम को अगर हैक किया जा सकता है, तो उसके विरुद्ध जो है एक युद्ध लड़ने की जरूरत है। विपक्ष को सड़कों पर आना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, इसके लिए पूरा एक जो है एक एजेंडा चलाना होगा, जिससे जो जनता को समझाना होगा कि जो ईवीएम है ये क्यों इससे चुनाव नहीं होना चाहिए, क्यों जो और बाकी देश हैं जैसे जापान है, अमेरिका है और जो बड़े लोकतंत्र देश हैं जिसके बीच में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इन सबको अगर जो इस बुराई से अगर दूर होना है, ईवीएम को बंद करना है, तो एक युद्ध छेड़ना पड़ेगा। और ईवीएम को जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर इसको चेक करना पड़ेगा कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है। तभी देश के बीच में निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे, तभी जो है एक इस लोकतंत्र को और संविधान को बचाया जा सकेगा, और तभी जो जनता जिसको वोट देती है, चाहती है कि उनकी मनपसंद सरकार बने, तभी बन पाएगी जब विपक्ष ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा और पूरी तरह से इसका अगेंस्ट जो है युद्ध लड़ेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।